Hello everyone, welcome again on the next lecture of ट्रांसफॉर्मर. सो हम लोगों ने पढ़ रखा था आइडियल ट्रांसफॉर्मर. आइडियल ट्रांसफॉर्मर में हम लोगों ने कुछ बातें कर रखी थी फेजर्स के बारे में. आगे बढ़ेंगे. थोड़ा सा इसे सही कर देते हैं. इंस्टेंटेनियस वोल्टेज लिख लिया इसका V1 ऑफ टी. यहाँ से करंट चला गया I ऑफ टी. यहाँ पे E2 ऑफ टी इंड्यूस्ड हो गया वोल्टेज हमने इंड्यूस करा लिया था. और इस टर्मिनल को मैं ले रहा हूँ V2 ऑफ टी. ओके. नाउ एक चीज और था यहाँ पे. क्या यहाँ पे अपने पास एक वोल्टेज इंड्यूस हुआ था E1 ऑफ टी. ये टर्मिनल A था, ये टर्मिनल B था, A डैश B डैश. नाउ हम लोगों ने फेजर की बात कर रखी थी. अब थोड़ा सा एक हेडिंग लिखिएगा कंट्रोवर्सी एंड कंक्लूजन. कंट्रोवर्सी क्या है और इसका मैं कंक्लूजन दूंगा. कंट्रोवर्सी ऐसा है कि हम लोग कुछ स्टैंडर्ड बुक्स लिखती हैं कि फेजर ऐसा है, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स लिखती हैं फेजर ऐसा है. तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि फेजर है कैसा. फेजर कोई कहता है ये फेजर सही है, कोई कहता है ये फेजर सही है. चलिए देखते हैं जरा. लेट अस सपोज अगर मैं सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूं. फर्स्ट सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू. अगर मैं सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, यानी मैं सर्किट में बैठ के एनालिसिस करना चाहता हूं कि क्या है फेजर एक्चुअल में है क्या, कौन सी बात सही है. तो जरा इस सर्किट का एनालिसिस करिए. एक मैं केवीएल अप्लाई करता हूं. अप्लाई केवीएल इन इनपुट पोर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर. इनपुट पोर्ट कौन सा है यहां पे. अगर मैं इसमें केवीएल अप्लाई करता हूं तो यहां पे आप देखेंगे फॉर एस थोड़े से लिए मैं इसे मानता हूं ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में है, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा. तो ये क्या होगा, वोल्टेज हमने अभी निकाला था ये पॉजिटिव है और ये कैसा है, नेगेटिव है. तो अगर मैं इसमें एक लूप घुमाता हूं और करंट कितना है, आई करंट फ्लो कर रही है. मैं कहा अगर इसमें मैं इस पूरे को एक लूप मानता हूं, ये एक लूप हो गया. अगर मैं इसमें केवीएल अप्लाई करता हूं तो मैं कह सकता हूं माइनस ऑफ V1 टी प्लस कितना, ये पॉजिटिव E1 टी इज इक्वल्स टू 0. सिंपल केवीएल है, इज इक्वल्स टू 0. इंस्टेंटेनियस वोल्टेज लिख रहा हूं. इट मीन्स व्हाट, V1 टी इज इक्वल्स टू E1 टी. ये बात मुझे समझ आई कि V1 टी की वैल्यू E1 टी के बराबर होगी. दोनों का वोल्टेज क्या होंगे, इक्वल होंगे. नाउ ध्यान से देखिएगा, अगर दोनों का वोल्टेज इक्वल है इसका मतलब है जो यहां पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ है E1 टी, यानी E1 टी इज इक्वल्स टू L di बाई डी टी. फ्रॉम सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिख रहा हूं L di बाई कितना हो गया, dt. नाउ अगर L di बाई dt है, इसका इंडक्टेंस L है, तो मैं कहा L और di i t को क्या लिखूं. अपने को एक बात पता है, क्या पता है, phi इज इक्वल्स टू MMF अपॉन में रिलक्टेंस. फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू phi ऑफ t दिस इज इक्वल्स टू I ऑफ t इंस्टेंटेनियस. अगर मैं इसकी जगह पे रख देता हूं n अपॉन में रिलक्टेंस इनटू यहां पे मैं क्या रख दूं phi m, या इसकी जगह पे I की जगह पे मैं इस पूरी वैल्यू को हटा के क्या लिख सकता हूं Im. अगर मेरे को I लिखना है तो, अगर मुझे यहां से I ऑफ t लिखना है तो मैं कह सकता हूं यहां पे मैं लिखूंगा रिलक्टेंस अपॉन में n, यहां पे phi ऑफ t. और इस phi ऑफ t की जगह पे मैं लिख दे रहा हूं कितना, phi m साइन ओमेगा t. और इस पूरी बात को मैं कह रहा हूं I ऑफ t इज इक्वल्स टू I m साइन ओमेगा t. यानी जिस फेज में करंट है,
जिस फेज में करंट है उसी फेज में क्या है, फ्लक्स भी अवेलेबल है। तो इसका मतलब है मैं यहां से लिख सकता हूं डी ऑफ टी इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। ये बात हो सकती है ऑब्वियसली बात है ये। नाउ अगर मैं कहूं कि यहां से मैं लिखता हूं L की, इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं तो L इंटू आई एम, साइन को डिफ्रेंशिएट करता हूं कॉस ओमेगा टी इंटू कितना ओमेगा। नाउ दिस विल इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल आई एम, कॉस की जगह पे मैं लिख दिया कॉस ओमेगा टी। ये वाली बात आप कहीं देखे हो, ये वाली बात आप कहीं देखे हो। 2 पाई एफ एल इज नथिंग बट द एक्सल, एक्सल मीन्स इंडक्टेंस, आपने ये देखा होगा कहीं पे, जिसको आप क्या कहते हो, रिएक्टेंस। ये आपका रिएक्टेंस बन गया, यानी इसको मैं कहूं E1 ऑफ टी, E1 ऑफ टी दैट इज इक्वल्स टू एक्सएल आई एम, और ये बन गया आपके पास कॉस ओमेगा टी। ये अगर रिएक्टेंस है और इसके साथ करंट मल्टीप्लाई है तो ये भी एक तरह का वोल्टेज है। सो दिस बिकम E मैक्सिमम, यानी ई एम कॉस ओमेगा टी, और ये बन गया E1 ऑफ टी। तो E1 ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई एम, और इसे मैं लिखा साइन, और इसको मैं लिखना चाह रहा हूं ऐसा कि पाई बाई 2 प्लस कितना ओमेगा टी, क्योंकि करंट भी साइन में है तो इसे भी मैंने क्या कर दिया, साइन में ले जाने की कोशिश की। तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो E1 ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई एम, और यहां से अगर मैं पूरी बात करता हूं, यानी मैं कहा कि इसमें अगर मैं कंपैरिजन करता हूं कि क्या है, तो यहां पे आप देखोगे यहां पे वैल्यू जो मिली वो क्या है, पाई बाई 2 क्या है, लीड कर गया, करंट से पाई बाई 2 टाइम्स लीड कर गया। तो मैं कह सकता हूं क्या कि जो इसका फेजर बनेगा वो वोल्टेज लीड करेगा, E क्या करेगा, E1 लीड करेगा। अगर मैं इसका RMS वैल्यू लिखूं कुछ ऐसे, यानी E1 ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई एम अपॉन रूट 2 साइन पाई बाई 2 प्लस कितना ओमेगा टी। तो यहां से लीड करेगा तो इसे मैं कह दिया E1 RMS वैल्यू, और ये क्या बन गया, साइन पाई बाई 2 प्लस कितना ओमेगा। ये आ गया आपके पास। सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो ये अपने पास मिलेगा। इसका मतलब है करंट तो आई एम साइन ओमेगा टी है, तो करंट से पाई बाई 2 डिग्री क्या हो गया, लीड कर गया। तो अगर मैं इसको लीड कर रहा है तो मैं इसका फेजर जो बनाऊंगा वो कैसे बनेगा, इसका फेजर सिंपली यहां पे आपने E1 लिखा, यहां पे आपने बनाया फाई, और यहां पे आपने लिखा आई RMS वैल्यू है तो इसे मैं लिख दिया आई। तो यहां से ये क्या कर गया, 90 डिग्री लीड कर गया। अब मैं कहा था कि यहां से जब हम लोग KVL लगा रहे थे तो हर एक इंस्टेंट में ये दोनों वैल्यू क्या थे, इक्वल थी। तो मैं कह सकता हूं कि E1 बराबर होगा किसके, V1 के। इसी तरह से E2 भी क्या आएगा, सेम फेज में आपको मिलता हुआ नजर आएगा, और E2 बराबर होगा किसके, V2 के। दिस इज द सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू, सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू। सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये फेजर बनाया, ठीक है। होप ये फेजर क्लियर होगा सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से, और होना भी चाहिए था, क्योंकि हमें एक बात पक्की पता है कि अगर ये इंडक्टेंस है, इस पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं V ऑफ टी, यहां से करंट जा रहा है I ऑफ टी, तो करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है। किस केस में, इंडक्टेंस के केस में करंट क्या करता है, लैग करता है, और वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है। अगर ये वोल्टेज V है और करंट I है तो करंट लैग करेगा कितने से, प्योर होगा इंडक्टर तो 90 डिग्री से। और हमने माना भी है कि इसमें कोई भी रेसिस्टेंस अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब है करंट यहाँ, वोल्टेज यहाँ, करंट जो है वो लैग कर गया कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। दिस इज द सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये फेजर कहीं गलत नहीं है। अगर कोई कहता है ये फेजर गलत है तो वो भी गलत है, और कोई कहता है कि एक दूसरा फेजर जो भीमरा में लिखा है,
भीमराव अशफाक हुसैन में लिखा है। तो उसको ज़रा देखते हैं। अब लिखिए ज़रा, सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझ आ गई कि ये फेजर तो सही है। नो, अगली एक बात लिखिए, अगली एक बात लिखिए, दैट इज फ्लक्स पॉइंट ऑफ व्यू और स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड फ्लक्स और स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम लोग स्पेस से देख रहे हैं या फ्लक्स से देखने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या क्या असल में ऐसा है। अगर मैं सिंपल सी एक बात कहता हूं आपसे कि ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को कोई एक फ्लक्स काट रहा है, इसका डायरेक्शन ऐसा है। तो जो यहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, ईएबी जो इंड्यूस्ड होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इसका ईएमएफ ईएबी इज इक्वल्स टू एन डी फाई बाई कितना बन रहा होगा, dt बन रहा होगा। अब जो इसमें प्लस और माइनस मैं लगाऊंगा वो कुछ इस तरह से लूंगा, इस तरह से कि इस फ्लक्स को क्या कर रहा हो, अपोज कर रहा हो, ये फ्लक्स क्या हो रहा हो, अपोज हो रहा हो। तो लेंज लॉ कहता है कि एक काम करो मेरे दोस्त, इसको शॉर्ट कर दो, इसको शॉर्ट करो, तो करंट इधर से फ्लो होगा, तो ए पॉजिटिव और बी क्या हो गया, नेगेटिव। यानी अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं, वोल्टेज ड्रॉप, ये पॉजिटिव से वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, यानी करंट इधर हो गया। तो करंट अगर इधर होगा तो इसमें करंट फ्लो कर गई इधर से इधर, 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 तो अच्छा ये अपोज कर रहा है, सॉरी। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, करंट की डायरेक्शन ये रखनी पड़ेगी, करंट की डायरेक्शन ऐसे ऐसे। तो ये क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा। तो ये फाई इंड्यूस्ड क्या कर गया, अपोज कर गया इसको। अब यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव इस वे से मैं रख रहा हूं, यानी मैं सिंपली एक बात कहता हूं क्या, कि मैग्नीट्यूड तो मेरे को मिल गया, मैग्नीट्यूड मुझे मिल गया, E1 अगर मेरे को चाहिए या इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी, एन डी फाई बाई डी टी। नाउ जो डायरेक्शन में चुनूंगा प्लस या माइनस, ये कैसे चुनूंगा, अगर मैं वोल्टेज राइज ड्रॉप के कंडीशन में आ रहा हूं, अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ऐसे कह सकता हूं कि E इंड्यूस्ड पॉजिटिव होगा अगर वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप में जा रहा हूं, और E इंड्यूस्ड नेगेटिव होगा अगर वोल्टेज राइज में जा रहा हूं। ये लेंज लॉ कहता है। अगर आप इधर से इधर जा रहे हैं तो आप नेगेटिव आइए, और इधर से इधर आ रहे हैं तो पॉजिटिव आइए। अब आइए जरा, मैं कहा कि अगर ये फ्लक्स पॉइंट ऑफ व्यू से है तो फ्लक्स इधर से इधर कट रहा है, तो वोल्टेज राइज के डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, वोल्टेज राइज के डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैं कहा यहां से अगर मैं निकालता हूं E1 ऑफ टी, E1 ऑफ टी इज इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी, फाई ऑफ टी इंटू कितना, डी टी। यहां पे मैं कहा अगर मैं वोल्टेज राइज के डायरेक्शन में जा रहा हूं तो यहां पे मैं नेगेटिव लगाता हूं, और यहां से मैं लिख सकता हूं एन, और ये बन गया आपके पास डी फाई बाई डी टी, फाई एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि इसकी वैल्यू फाई एम साइन ओमेगा टी है। इसको डिफरेंशिएट करिए, माइनस एन, और ये क्या बन गया, फाई एम, और ये बन गया कॉस ओमेगा टी। नाउ यहां आइए, इसको मैं लिख रहा हूं इंटू कितना, ओमेगा। इसे मैं लिख रहा हूं N1, इसे मैं लिख रहा हूं कितना, इसे मैं कहता हूं कि फाई एम, और ये बन गया आपके पास कॉस का क्या बन गया, साइन, और इसे मैं लिखता हूं पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। माइनस इसलिए ताकि मैं इसको बैलेंस कर सकूं। तो यहां पे बन गया आपके पास ये वैल्यू। अब मुझे एक बात पता है क्या, अच्छा एक बात, ओमेगा यहां पे भी है। मैं कह सकता हूं अगर साइन को अंदर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, N1 ओमेगा फाई एम साइन माइनस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, और ये वैल्यू बनेगी 2 पाई एफ N1 फाई एम
और साइन को अगर मैं लिखूं तो ओमेगा टी प्लस कितना, ओमेगा टी माइनस कितना, π/2। दिस इज फ्लक्स पॉइंट ऑफ व्यू। फ्लक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को ऐसा देखने को मिल रहा है। यानी यहां से अगर मैं आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं, इस पूरी वैल्यू को मैं कहा कि ये क्या है, E1 है, ई मैक्सिमम है, तो E1 ऑफ टी इज इक्वल्स टू E1 E1, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, इतना E1 हो गई, और ये बन गया साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, अब जरा इसका कंपैरिजन फ्लक्स से करिए, इसका कंपैरिजन फ्लक्स से करिए। तो अगर मैं कहूं कि फ्लक्स और करंट सेम फेज में है, फ्लक्स और करंट सेम फेज में है, तो मैं बनाता हूं फ्लक्स, तो ये बन गया फाई और ये बन गया करंट, रुक जाओ, ये बन गया फाई और ये बन गया करंट, और इससे क्या कर रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है, कौन, वोल्टेज। असल में ये वोल्टेज जो है ये B से A का है, ये B से A का है, तो ये पॉजिटिव हो रहा है। अगर A से B लेंगे तो ये डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। अगर B से A जा रहे हैं तो यहां पे मैं इसे कहा कि ये पॉजिटिव ले लीजिए, अगर A से B लेंगे तो ये डायरेक्ट किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी B to A, इसकी वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव कह रहा हूं तो ये वैल्यू क्या हो गया, E1 हो गया। ठीक, तो अगर मैं कहूंगा कि V1 बताइए तो इसका क्या होना पड़ेगा, जस्ट नेगेटिव। ये तुम्हारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे निर्भर कर रहा है, आप देख कैसे रहे हैं चीजों को, आप देख कैसे रहे हैं चीजों को। तो अगर आप इसे पॉजिटिव कह रहे हैं मेरे दोस्त, तो आपको इसे भी क्या कहना पड़ेगा, इसी डायरेक्शन में ही होना पड़ेगा, इसी डायरेक्शन में ही इसे भी होना पड़ेगा। यानी E1 की वैल्यू आपको ऑब्वियस सी बात है पता है कितना ग्रेटर है E2 से। सो दिस फेजर इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्लक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये भी फेजर सही है, आपका देखने का तरीका, आप कहां से बैठ के एनालिसिस कर रहे हो। पहला वाला जो एनालिसिस किया वो सर्किट एनालिसिस था, और ये वाला जो एनालिसिस है वो कैसा है, फ्लक्स पॉइंट ऑफ व्यू का एनालिसिस है। सो दिस इज फ्लक्स पॉइंट ऑफ व्यू एनालिसिस। तो यहां से आपको ये वाला फेजर मिल जाता है जो आपको भीमरा में मिलेगा, भीमरा, और आपको मिलेगा कहां पे, अशफाक। ये दो जगह पे आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। और कुछ जो बुक्स हैं जो यहाँ वहाँ से कॉपी करते हैं, वहाँ पे भी आपको यही वाला फेजर देखने को मिलेगा। ठीक है, सो दोनों ही फेजर सही हैं, आप देख कहाँ से रहे हो वो डिपेंड करता है। तो इसको बनाइएगा और लिखिएगा, दिस इज फ्लक्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्लक्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैं जो लूंगा वो सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से चलूंगा और उसी का फेजर हर बार आपको ड्रॉ करके दूंगा। ठीक है, फेजर हर बार दोनों ही बनवाऊंगा, बट आपको तुरंत ही समझ लेना होगा कि ये फेजर जो है वो सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से बना है और ये फेजर जो है वो फ्लक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है। ठीक है, ओके, सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर अंडर नो लोड कंडीशन। जब ट्रांसफॉर्मर क्या है, नो लोड कंडीशन पे है, तो आपको कुछ ऐसा फेजर डायग्राम देखने को मिलता है। नाउ अभी हमारा ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर नो लोड कंडीशन पे है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर लोड लगाते हैं, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, लोड लगाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। सो मेनली जो लोड्स अवेलेबल होते हैं, अच्छा नो लोड कंडीशन में एक और एनालिसिस कर देते हैं, एक और एनालिसिस करते हैं, फेजर का एनालिसिस हो गया। लिखिएगा ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर अंडर नो लोड कंडीशन। एक और एनालिसिस करते हैं जरा। मैं कहा कि अगर रेसिस्टेंस इसका कितना है, 0, कोर लॉस कितना है, पी हिस्टेरेसिस प्लस एडी करंट लॉस मान लिया 0, यानी बीएच कर्व कैसा है, बीएच कर्व लीनियर मान लेता हूं, लीनियर है। ओके, नाउ पहली बात ये माना, दूसरी बात मैं ये माना, और तीसरी बात मैं कहा कि म्यू इज इक्वल्स टू इन्फानाइट।
जो ये कहता है अगर म्यू की वैल्यू इनफाइनाइट है तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगा। अगर आई की वैल्यू मेरे दोस्त 0 हो जाती है तो, अगर आई की वैल्यू 0 आ जाती है तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ही नहीं, मीन्स फ्लक्स कांट फ्लो, फ्लक्स बहेगा ही नहीं। अभी हम लोगों ने पहले प्रूफ भी किया था कि फ्लक्स आएगा ही नहीं। इसका मतलब है अगर मेरे को इसमें फ्लक्स बहाना है, देन ये वाला कंडीशन तो गलत होगा। अगर ये वाला कंडीशन गलत है तो हम लोग इसको हटाते हैं, क्योंकि हमने बात किया था पहले हम लोग आइडियल पे बात करेंगे, उसके बाद एक एक चीजों को एलिमिनेट करेंगे। ये कुछ उसी तरह से है जिस तरह से हमारे चलने के लिए फ्रिक्शन की आवश्यकता होती है। अगर मैं आपको मून पे भेज दूं तो वहां पे आपको आपका चलना कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी है नहीं, ग्रेविटी है ही नहीं। यहाँ पे कम से कम आपको चलने के लिए ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो आप उसको ओवरकम आउट करके आप फ्रिक्शन लगा रहे हो। तो इसी तरह से यहां पे कम से कम फ्लक्स को फ्लो करने के लिए म्यू इज नॉट इक्वल्स टू इनफाइनाइट रखना पड़ेगा, यानी तभी फ्लक्स क्या आ जाएगा, फोटो में आएगा। नाउ अब कंडीशन लिखेंगे हम लोग, ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड, आइडियल ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड, बट क्या कंसीडर करेंगे, तीसरा एक बात कंसीडर करेंगे, क्या, बट म्यू इज नॉट इक्वल्स टू इनफाइनाइट, म्यू की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है। अगर म्यू की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है तो क्या हो रहा है, मीन्स अगर म्यू की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है तो एक्साइटिंग करंट फोटो में आएगा, मीन्स देयर इज एन एक्साइटिंग करंट। इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट देयर इज एन आई, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, आई नॉट, दिस इज एक्साइटिंग करंट। एक एक्साइटिंग करंट आएगा और इसकी जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू कैसी होगी, आई नॉट इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। आई नॉट की वैल्यू कितना होना पड़ेगा, नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कोई ना कोई ये वैल्यू तो रखेगा ही रखेगा, अब ये कैसा होगा, इसका नेचर क्या होगा, ये थोड़ा सा देखते हैं। मैं कहा कि जब भी हम लोग एनालिसिस करते थे मैग्नेटिक सर्किट का जब भी एनालिसिस करते थे, या तो उसमें हम लोग देखते थे कि किसी भी सर्किट को बनाने के लिए मैग्नेटिक सर्किट को जब हम लोग बना रहे थे, तो किसी भी मैग्नेटिक सर्किट को हम लोग उसका जो एनालिसिस कर रहे थे वो किसके बेस पे कर रहे थे, इलेक्ट्रिक सर्किट के। क्यों? क्योंकि मेरे को पता था फाई इज इक्वल्स टू एमएमएफ अपॉन में कितना होता है, रिलक्टेंस, और वोल्टेज इज इक्वल्स टू कितना होता है, करंट इज इक्वल्स टू कितना होता है, करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन में रेसिस्टेंस। तो मैं कहा था रिलक्टेंस और रेसिस्टेंस एक दूसरे के एनालॉजी है, एमएमएफ और वोल्टेज एक दूसरे के एनालॉजी है, फ्लक्स और करंट एक दूसरे के एनालॉजी है। तो मैं कहा अगर मैं इसको एनालिसिस करना चाहता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो मैं कहा ये करंट किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबल ये होगा वो क्या क्या चीज कर रहा होगा। सबसे पहली बात जैसे ही करंट फ्लो हुआ, यहां पे आपके पास क्या प्रोड्यूस हो गया, यहां पे प्रोड्यूस हो गया फ्लक्स, कुछ ऐसे फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया। सबसे पहला जिम्मेदार किसके लिए है, फ्लक्स के लिए। और दूसरा जिम्मेदार कौन सा है, ये इसमें अगर म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू इनफाइनाइट है, म्यू इज नॉट इक्वल्स टू इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब है रिलक्टेंस इज इक्वल्स टू कितना होता है, एलसी अपॉन में म्यू सी इंटू ए सी। अगर म्यू सी की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू इनफाइनाइट है, इट मीन्स इट हैज सम वैल्यू, कुछ वैल्यू है इसके पास, तो रिलक्टेंस कांट बी 0। तो इसका मतलब हुआ रिलक्टेंस की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर रिलक्टेंस 0 नहीं होगा तो इसका मतलब है कोर कंपोनेंट में कुछ ना कुछ तो लॉस आएगा ही आएगा।
तो इसका मतलब है कोई ना कोई लॉस तो यहां होगा, मीन्स एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस जीरो नहीं होगा, एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस जीरो नहीं होगा। तो ये रिस्पॉन्सिबल किन किन चीजों के लिए है, तो मैं कहा ये रिस्पॉन्सिबल जो होगा इसका, अगर मैं मैग्नेटिक सर्किट से इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस करूं तो ये मैं कह सकता हूं कुछ इस तरह से, क्या अभी सारी बातें मैं लिखवा दूंगा, ये कुछ इस तरह से कि ये आपका V इनपुट V1 ऑफ t हो गया और यहां से दो करंट फ्लो कर रहा है, कौन कौन सा, एक कोर लॉस कंपोनेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एक मैग्नेटाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। भाई एक मैग्नेटिक सर्किट को फ्लो करा रहा है और उसी के साथ साथ कोर लॉस कंपोनेंट भी है। तो मैं कहा यहां पे आपके पास दो करंट फ्लो हो गया, आई नॉट, एक पूरे करंट जिसकी वैल्यू कितनी है आई नॉट, और एक रिस्पॉन्सिबल हो गया किसके लिए, मैग्नेटाइजेशन के लिए, जिसे मैं एक्सएम बोल रहा हूं मैग्नेटाइजेशन के लिए। एक करंट यहां पे चला गया और एक करंट रिस्पॉन्सिबल हो गया कोर लॉस के लिए। अगर मैं कोर लॉस की बात करूं तो ये आपके पास इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। यहां पे आपके पास क्या आ गया, V2T आ गया, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट सेकेंड पोर्ट, यानी ये आपको मिल गया V2T। ओके, तो फेजर सही दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सर्किट डायग्राम ये हो गया। तो ये बन गया इसका इक्विवेलेंट सर्किट, इसका इक्विवेलेंट सर्किट। इसमें ये लिखिएगा, सबसे पहले लिखिए इसमें आइडियल ट्रांसफॉर्मर considers R is equals to 0, mu is equals to infinite, pH plus PE is equals to 0, pH plus PE is equals to 0, where if mu is equals to infinite, यदि mu बराबर infinite हो जाए, if mu is equals to infinite, then I naught is equals to 0, which states that there is no current but flux get established, हिंदी माध्यम, if I naught is equals to 0, then I naught is equals to 0, यह प्रमाणित करता है कि करंट की वैल्यू जीरो होने के बावजूद फ्लक्स एस्टैब्लिश हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगले लाइन से लिखिएगा, नाउ consider mu is not equals to infinite, अगले लाइन से mu is not equals to infinite, which is practical condition of the transformer, हिंदी माध्यम, mu की वैल्यू, mu is equals to mu is not equals to infinite, जो कि प्रैक्टिकल कंडीशन है ट्रांसफार्मर की, इसके नीचे लिखिए दिस इंप्लाइज दैट I naught is not equals to 0, I naught is not equals to 0, that satisfies the practical condition, जो कि प्रैक्टिकल कंडीशन को पूर्णतः
पूर्णतः सेटिस्फाई कर रहा है, पूर्णतः सेटिस्फाई कर रहा है। अब कहा कि फ्लक्स तो एस्टैब्लिश हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ, अगली लाइन से, देन PH प्लस PE इज नॉट इक्वल्स टू 0, PH प्लस PE इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब PH प्लस PE की वैल्यू 0 नहीं हो गया, इट मीन्स देयर इज कोर लॉस। यहां पे क्या हो जाएगा, कोर लॉस होगा, देयर इज कोर लॉस। अब कोर लॉस कौन कौन से हैं, एक तो आपके पास मैग्नेटाइजेशन मतलब फ्लक्स बनाने में और फ्लक्स को चलने में, फ्लक्स को बनाने में और फ्लक्स को चलने में। देखिए, इन ट्रांसफॉर्मर देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोर लॉस, इन ट्रांसफॉर्मर देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोर लॉस, फर्स्ट हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। हिंदी माध्यम, ट्रांसफार्मर में दो तरह का कोर लॉस है, हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस, जिसे हम विच कैन बी, इंग्लिश मीडियम, विच कैन बी एलिमिनेट बाय, जिसे हम खत्म कर सकते हैं बाय यूजिंग thin lamination of the core, thin lamination of the core, हिंदी माध्यम, जिसे हम खत्म कर सकते हैं पतली पतली लैमिनेशन करके कोर का, थिन लैमिनेशन ऑफ कोर, एंड बाय यूजिंग CRGO, कोल्ड रोल्ड, आपको पढ़ाया था मैंने फंडामेंटल में, बाय यूजिंग CRGO मटेरियल का यूज करके सारे फ्लक्स एक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। बट इसके बावजूद भी थोड़ा सा रह जाएगा, इसके बावजूद भी थोड़ा सा अवेलेबल रहेगा, थोड़ा सा क्या अवेलेबल रहता है। ठीक है, अगला लिखिए, नीचे लिखिए, प्राइमरी वाइंडिंग ड्रॉ ए स्मॉल करंट, प्राइमरी वाइंडिंग ड्रॉ अ स्मॉल करंट उस टिपिकल वैल्यू I0, जिसे मैं क्या कह रहा हूं, स्मॉल करंट I0 उस टिपिकल वैल्यू 2% टू 3% अप टू, कभी कभार कहीं कहीं अप टू 5%, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। यानी I 5% किसके, I ऑफ फुल लोड के, यानी I0 की वैल्यू 5% ऑफ I फुल लोड से क्या हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऑप्शन में आता है तो 2% से 3% के बीच में ही होता है, किसके, I फुल लोड के। फुल लोड करंट जितना ले रहा होगा उससे 2 से 3% लेगा, I लोड की वैल्यू होती है। ठीक है, 2% टू 3% ऑफ फुल लोड, विच इज नोन एज, जिसे हम कहते हैं एक्साइटिंग करंट, इसे हम लोग क्या नाम देंगे, एक्साइटिंग। भैया यही जिम्मेदार है ना फ्लक्स को प्रोड्यूस कराने के लिए, एक्साइटमेंट करने के लिए, तो इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्साइटिंग करंट। ठीक है, एक्साइटिंग करंट लिखिए, द एक्साइटिंग करंट establish the flux, the exciting current establish the flux, exciting current flux को प्रोड्यूस कराता है। अगले पॉइंट से, the exciting current establish the flux in the core material में, the exciting current establish the flux in the core material। अगले पॉइंट से लिखिए, core material, in the core material which is, इसी में लिखिए, इसी में लिख दीजिए, which is totally confined to the core,
विच इज टोटली कन्फाइंड। कन्फाइंड मतलब जो पूर्णतः किस में बह रहा है, कोर में बह रहा है, विच इज टोटली कन्फाइंड टू द कोर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, दैट इज नो लीकेज, नो लीकेज फ्लक्स। इसके अंदर ऐसा कोई भी नहीं ले रहा हूं जो कि यहां पे क्या कर जा रहा है, एयर में लीक कर जा रहा है। मैं कह रहा हूं ये आई नॉट किसके लिए जिम्मेदार है, इसके लिए ये उतना ही है जितने में इसके अंदर क्या फ्लो हो जाए, फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाए। ऐसा मत सोचिएगा कि एयर में जंप हो जाए, ये बस बनाया था आपको ये बताने के लिए कि फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये आई नॉट करंट उतना ही ड्रॉ कर रहा है जितना ये कोर खा रहा है। एक पैसा भी, जरा सा भी फ्लक्स इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि वो क्या कर रहा है, एयर में जंप हो रहा है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं इसका टिपिकल वैल्यू 2% से 3% के बीच में होता है ऑफ फुल लोड। ध्यान रहे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 2% से 3%, नॉट मोर देन 5%। 5% से ज्यादा कभी मार्क मत करिएगा, नॉट मोर देन 5% ऑफ फुल लोड, फुल लोड आई फुल लोड, फुल लोड करंट। ठीक है, ओके तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नाउ अगले पॉइंट से लिखिए, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। द वैल्यू ऑफ एक्साइटिंग करंट आई नॉट, द वैल्यू ऑफ एक्साइटिंग करंट आई नॉट is taken such that the required of MMF, the required of MMF is to be established। यहां पे जितना MMF के लिए रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाए, एस्टैब्लिश हो जाए, उतना ही करंट ये क्या करता है, लेता है। नोट करके ये बात लिखिएगा, द रिक्वायरमेंट ऑफ exciting current is such that to establish the MMF, to establish the MMF, ये क्या करें, MMF को establish कर सके। अगला लिखिए, अगला, this current has two component, this current has two component, this current has two component। First, the core loss component and the magnetizing component. The core loss component and magnetizing component. The core loss component and magnetizing component। ये सर्किट डायग्राम बनाइए, इसका ये सर्किट डायग्राम बनाइए। अगर मैं इसका मैं फेजर ड्रॉ करता हूं, पहले सर्किट डायग्राम आप बनाइएगा। तो ये देखिए, ये आपको कुछ वैसा कंपोनेंट मिलेगा जैसे रेसिस्टेंस के केस में मिलता था। रेसिस्टेंस के, तो रेसिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। और ये क्या है, कुछ ऐसा इंडक्टर के केस में, तो वोल्टेज और करंट इसमें क्या हो जाता है, वोल्टेज लीड करता है, करंट क्या कर जाता है, लैग कर जाता है। तो अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाना चाहूं तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये कुछ इस तरह से होगा। ये कैसा होता है देखिएगा, ये अपने पास कुछ इस तरह से, यहां पे आपके पास फाई था ही, यहां पे आपके पास करंट आई था जो हमने फेजर ड्रॉ किया था। मैं कहा था मैं सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊंगा, फ्लक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो यहां पे आपके पास एक करंट, एक फेजर आ गया जिसको मैं कह रहा हूं V1 इज इक्वल्स टू E1, और यहां पे मैं कहा E2। अब मैं कह रहा हूं इसके पास दो कंपोनेंट हैं, कौन कौन से, एक रिलक्टेंस वाला कंपोनेंट, एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ये दो कंपोनेंट हैं, ये आर ऑफ कोर, रिलक्टेंस इन द कोर, और ये कौन सा, मैग्नेटाइजिंग। तो ये मैग्नेटाइजिंग करंट हो गई फाई, और ये कोर कंपोनेंट हो गया, और ये आई नॉट हो गया। यानी यहां से मैं कह सकता हूं आई नॉट इज इक्वल्स टू, फेजर में है, आई नॉट इज इक्वल्स टू, यहां से मैं लिख रहा हूं आई नॉट इज इक्वल्स टू फेजर समेशन ऑफ किसके किसके बीच का, आई फाई प्लस कितना, आई एम। इन दोनों का क्या है, फेजर समेशन। इसका मतलब है सर कि यहां पे अगर ये वोल्टेज है, अगर ये वोल्टेज V1 है, V1 ऑफ T है, तो ये पूरा वोल्टेज यहां पे अप्लाई हो रहा होगा, और ये कोर कंपोनेंट है
कोर कंपोनेंट है, कोर लॉस है, रिलक्टेंस है, तो ये इसकी जो रिलक्टेंस में जो इसके फ्लो में प्रोड्यूस हो रहा है, रिलक्टेंस आ रहा है, वो आर की तरह है। तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है, तो मैं कहूंगा वोल्टेज अगर इधर है तो कोर कंपोनेंट का आईसी की भी वैल्यू क्या होगी, यहीं आसपास घूम रही होगी, इसी फेज में जाएगी आईसी भी। और ये आई फाई है, तो ये कुछ इंडक्टर की तरह है, इसका मतलब है कि आई फाई मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कुछ यहां पे जा रहा होगा फाई नॉट, और आई फाई की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, आईसी से। और इन दोनों का फेजर समेशन, इन दोनों का फेजर समेशन कर लो, तो दोनों का मैंने क्या कर लिया, फेजर समेशन, और इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा दैट इज आई नॉट, इसका जो रिजल्टेंट मिला दैट इज आई नॉट। अब इसका टिपिकल वैल्यू होती है, अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है मेरे भाई, तो ये इधर ज्यादा झुकाव रखेगा, इधर ज्यादा झुकाव रखेगा। ऐसे अगर दो वेक्टर को आप जोड़ोगे, एक वेक्टर कंपोनेंट ये है और एक वेक्टर कंपोनेंट ये है, इसका अगर वेक्टर एडिशन करोगे तो कैसे करना पड़ेगा, यहां पे करिए और एक वेक्टर इधर करिए, तो आप देखोगे ये जो वेक्टर बनेगा इसका झुकाव इधर होगा, जिधर वेक्टर ज्यादा होगा उधर झुकाव हो जाएगा। इसकी वैल्यू छोटी है, इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा है। अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है मेरे दोस्त, अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड यहां पे, तो अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इन दोनों का वेक्टर समेशन आप करेंगे, किसके किसके बीच का, इसका और इसका वेक्टर समेशन अगर आप कर रहे हैं तो ये बन गया आई नॉट। अगर ये आई नॉट बन गया तो इसका मतलब है क्या, कि यहां पे जो एंगल क्रिएट होगा दिस इज नोन एज फाई नॉट, और इसकी टिपिकल वैल्यू 80 to 85 डिग्री ऐसे इसी के आसपास आती है, 80 to 85 डिग्री, और इसकी जो वैल्यू होती है 10 to 15 डिग्री, ऐसे 15 मतलब 85 ज्यादा भी हो सकते हैं, अप टू 85 डिग्री, ठीक है, इसकी टिपिकल वैल्यू। तो इसको मैं कह रहा हूं फाई नॉट, ये बन गया आपके पास फाई नॉट। तो अगर आपसे कल को कोई पूछता है क्या, कि मेरे को बताइए कि आई नॉट के कितने कंपोनेंट, तो इसके दो कंपोनेंट आई फाई मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई नॉट, और यहां पे देखेंगे ये क्या बन जाएगा, साइन फाई नॉट। कैसे आया ये, ऐसे देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, खैर पता होगा आपको, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता हूं आपको कोई आइडिया नहीं है। तो मैं कहा कि ये वाली बात कहां से आई है, ये बात आई है आपकी यहां से। सपोज करिए आपके पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, दिस इज 90 डिग्री और ये कुछ एंगल थीटा है। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर और ये वेक्टर, इसे मैं नाम दे दिया ए, इसे मैं नाम लिख दिया बी और इसे मैं कह दिया सी। मैं कहा बी सी की वैल्यू बताइए, जबकि आपको ए की वैल्यू पता है। तो आप कहोगे कि सर ऐसा है, या मैं ऐसे कह देता हूं कि आप मेरे को बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन में कितना, हाइपोटेनस, यानी ए सी अपॉन में कितना, ए सी अपॉन में कितना, ए बी, यही कहोगे। यानी अगर मैं आपसे कल को पूछूं AC की वैल्यू बताइए, AC की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे AB मेरे को पता है, दैट इज AC इज इक्वल्स टू, AC इज इक्वल्स टू, आपको AB पता है, AB की वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू कितना बन जाएगा, साइन थीटा। और अगर मैं आपसे कहता हूं कॉस थीटा बताइए, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, आप कहोगे बेस, यानी BC अपॉन में AB, BC अपॉन में AB। तो यहां से अगर आप देखोगे BC की वैल्यू जो अगर आपको निकालने को मैं कहता हूं, तो आप कहोगे AB की वैल्यू मेरे को पता है, वेक्टर A इंटू कितना, कॉस थीटा। हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, जिधर एंगल जिस वाले से लगा रहेगा, इस वेक्टर के साथ जो एंगल लगा रहेगा वो वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, कॉस वाला, और थीटा के सामने जो होगा वो कंपोनेंट कौन सा होगा, साइन वाला, सॉरी, थीटा के सामने जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, साइन वाला। तो यहां से मैं कह सकता हूं ये एंगल यहां पे लगा हुआ है, ये एंगल यहां पे लगा हुआ है, तो ये वाला जो करंट होगा
इसका क्या होगा, ये वाला बनेगा कॉस वाला कंपोनेंट, और ये वाला जो कंपोनेंट हैगा इसके सामने है, थीटा के सामने, यानी जितना मैग्नीट्यूड ये होगा उतना ही मैग्नीट्यूड इसका भी होगा। तो इस थीटा के फाई नॉट के क्या है, सामने है, तो इसकी वैल्यू क्या होनी होगी, ये वाले की, यानी अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका क्या होना पड़ेगा, साइन का कंपोनेंट होना पड़ेगा। यानी अब मैं सीधे सीधे कह सकता हूं कि अगर यहां से यहां तक की दूरी आई फाई है, यहां से यहां तक की दूरी आई फाई है, तो ये बन जाएगा कितना, साइन वाला कंपोनेंट, किसके साथ, आई नॉट साइन फाई नॉट। और अगर आपसे मैं कहूं कि आईसी बताइए, तो आप क्या करोगे, आई नॉट एंगल के साथ ये वाला बेस लगा है, तो यहां बन जाएगा कॉस फाई नॉट। सो एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट हो गया, एक कोर लॉस कंपोनेंट हो गया। तो दो तरह के करंट मिलके आई नॉट को ड्रॉ कर रहे हैं। आप देखे होंगे, एक आपका कोर लॉस के लिए, कोर के लिए जो कोर में कोर के रिलक्टेंस को के लिए हो रहा है, और एक आपका फ्लक्स प्रोड्यूस कराने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मर अंडर लोडेड कंडीशन। जब हमने धीरे धीरे एक एक बात को खत्म करने की कोशिश की, यानी म्यू नॉट को, म्यू इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट को हमने खत्म किया, तो अपने पास आई नॉट की वैल्यू आई, आई नॉट के दो कंपोनेंट निकल के आ गए, एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और एक कौन सा, कोर लॉस कंपोनेंट। ठीक है, सो यहां तक आप बनाइएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पे हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर अंडर लोडेड कंडीशन पे बात करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पानी, बिजली, पेड़ जरूर बचाइए और पेड़ लगाने की कोशिश करिए। हैव ए नाइस डे।